नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां नगर निगम में 125 करोड़ के घोटाले का मामला। फरार ठेकेदार इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इमरान पर बिना काम किए 2.2 करोड़ 42 लाख रुपए लेने का आरोप है। सीवरेज का काम किए बिना रुपए लेने का आरोप है। मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले में 5 आरोपी अब भी फरार हैं। रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर एसीबी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इसकी 2 तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। 1 लाख रुपए रिश्वत के साथ आरआई संतोष देवांगन को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। तोरवा निवासी प्रार्थी प्रवीण कुमार तरुण ने एसीबी में इसकी शिकायत की थी। सीमांकन के लिए नियमानुसार आवेदन किया था, लेकिन जमीन के सीमांकन के लिए आरोपी आरआई संतोष देवांगन उससे 2,50,000 रुपए की मांग कर रहा था। तो वहीं अगली जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो अंबिकापुर की है, जहां 35,000 रिश्वत लेते हुए एसीबी ने सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान, सहायक मानचित्रकार नीलेश्वर ध्रुव को गिरफ्तार किया। यहां भी रिश्वतखोर कर्मचारी अलापत्ति प्रमाण पत्र देने के नाम पर रिश्वत की इन्होंने मांग की थी। ग्वालियर में पानी सप्लाई के टेंडर में एक बड़ा घोटाला हुआ है। शिकायत के बाद की गई जांच के आधार पर ईओडब्ल्यू ने नगर निगम के पीएचई शाखा के पूर्व कार्यपालन यंत्री पर एफआईआर दर्ज की। उन पर शहर के जल प्रदाय टेंडर में हेरफेर कर 90 लाख का घोटाला करने का आरोप लगाया है, जिस वजह से एफआईआर दर्ज की गई। शहर के पाटनकर बाजार इलाके में रहने वाले अशोक पाल नाम के शख्स ने ईओडब्ल्यू में एक शिकायत दर्ज कराई। अशोक पाल ने अपने शिकायती पत्र में बताया कि नगर निगम ग्वालियर के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरएन करैया के साथ ही अफसर और ठेकेदारों ने मिलकर एक बड़ा घोटाला किया है। नगर निगम में पानी सप्लाई व्यवस्था में फर्जीवाड़ा किया गया। साथ ही मोटर पंप और स्टार्टर की मरम्मत के नाम पर सेल्स टैक्स की चोरी यहां पर की गई है। शिकायत के आधार पर ईओडब्ल्यू ने जांच की। इस दौरान विभाग के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री आरएन करैया के खिलाफ आरोप सही पाए गए। जांच में यह पाया गया कि आरएन करैया ने टेंडर की शर्तों में अन्य व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से फर्जी प्रकरण तैयार कर उसका भुगतान कराया। इस दौरान सेल्स टैक्स की चोरी के भी यहां पर प्रमाण सामने आए हैं, जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जो पुराने बोर थे उनको गहरे किए जाके उनमें मोटर वगैरह डला के उनमें जल प्रदाय योजना का मामला था। तो उसमें प्रारंभिक तौर पर जब जांच की गई तो बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई और कुछ ठेकेदारों को जो अनुबंध किए गए थे उनमें कुछ कूट रचना जैसी चीज़ें भी प्राथमिक तौर पर सामने आई थी। तो उसके आधार पर जांच पूरी करके और उसमें अपराध के लक्षण पाए जाने पर प्रथम सूचना दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की सबसे तेज पुलिस होने का दावा करने वाली जबलपुर पुलिस के लिए इनामी अपराधी पिछले कई साल से परेशानी का सबब बने हुए हैं। ये वो फरार अपराधी हैं जिन पर जबलपुर पुलिस ने बाकायदा इनाम घोषित कर रखा है। जबलपुर पुलिस के इनामी अपराधियों की फहरिस्त में कई ऐसे अपराधी भी हैं जिनको पुलिस पिछले 10 साल से गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इन अपराधियों की बात करें तो उसमें कटनी के कुख्यात बदमाश किशोर तिवारी और किस्सू तिवारी हैं। दोनों पर 25,000 के इनाम घोषित हैं। हाल ही में कबाड़ खाने में हुए ब्लास्ट के मामले में फरार हिस्ट्री शीटर शमीम कबड्डी पर 15,000, रेलवे अधिकारी और उनके मासूम बेटे के हत्याकांड के आरोपी मुकुल सिंह पर 10,000, जेल में बंद हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के बेटे मोहम्मद सरताज पर 5,000 करोड़ के फर्जीवाड़े के आरोपी अमित खपड़िया पर 33,000 रुपए का इनाम घोषित है। इनमें कई ऐसे अपराधी हैं जिन पर कई थानों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रेप जैसे संगीन आरोप हैं। पुलिस ने इन आरोपियों पर 3 से 10,000 रुपए के इनाम घोषित कर रखा है और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस अभियान भी चला रही है। अब देखना यह होगा कि इनाम घोषित करने का पुलिस को कितना फायदा होता है और कब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। बड़े अपराधी जो सातिर किस्म के होते हैं वो लगातार अपने आप को छिपाते हैं और भागकर अपना लोकेशन बदलते रहते हैं। इसीलिए पुलिस अधिकारियों के द्वारा उन पर इनाम घोषित किया जाता है ताकि उनके छिपने की सूचना जनता का कोई भी व्यक्ति देगा तो एक मोटिवेशन है उनके लिए कि सूचना देने पर उनको उतनी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। बलरामपुर जिले के चांदो पंचायत में नवकुंडी राम महायज्ञ चल रहा है। यहां 4 दिनों के भीतर 80 परिवारों के घर वापसी होगी।
कथावाचक आचार्य सतानंद महाराज की अगुवाई में हिंदू धर्म से भटके लोगों की घर वापसी कराई जा रही है। उन लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन वे अब बिना किसी लोभ की शिक्षा से हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। आचार्य सतानंद महाराज ने कहा कि यज्ञ की पूर्णाहुति में 3 दिन बचे हैं और उनका लक्ष्य 200 परिवारों की घर वापसी करानी है। वनवासी राम कथा के मंच पर लगभग दूसरे दिन तो 7 लोग थे, तीसरे दिन फिर भी कुछ लोग थे और अभी कल तक लगभग 80 परिवार की घर वापसी हो चुकी है। जो पूर्व में ईसाई बन गए थे, अब वो पुनः अपने जो है पुरातन जो सनातन संस्कृति जो उनकी परंपरा थी उसमें वापस लौटे हैं, स्वेच्छा से लौटे हैं और यह कार्य अभी रुकेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोयला समेत कई खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसएम विष्णु देसाई ने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा, न गड़बड़ होगी और न ही घोटाला होगा। छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता आएगी और राजस्व बढ़ेगा। सीएम ने इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार से मुक्त होने का भी दावा किया। कोल परिवहन घोटाले के मामले में भूपेश बघेल सरकार में उप सचिव रही सौम्या चरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत कई लोग जेल में हैं। ईडी ने 540 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी सरकार की ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास प्रक्रिया के शुरू होते ही बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद पारदर्शिता लाने का प्रयास शुरू हो चुका है। प्रदेश में बीजेपी सरकार के समय यही व्यवस्था थी, लेकिन भूपेश सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए इसे मैनुअल कर दिया। वहीं इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि पारदर्शिता से काम करना कांग्रेस सरकार की पहली प्राथमिकता थी। बहुत फायदा होगा, कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश उसमें नहीं रहेगी ऑनलाइन होने से। कांग्रेस सरकार के अंदर में कोल का एक बड़ा घोटाला हुआ और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने लूटा। भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आने के बाद हमने इनको पारदर्शी कर दिया। देखिए, जिसकी सरकार रहती है उसकी अपनी प्राथमिकताएं रहती है और उसी अनुरूप कोई कार्रवाई हो रही है तो उस संबंध में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारी प्राथमिकता पारदर्शिता से काम होना चाहिए, ये था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए। सीएम ने ई रिक्शा में सवार होकर मंदिर तक पहुंचे और प्रभु राम के चरणों में प्रणाम किया। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने लोकसभा, सरस्वती और विधानसभा उपचुनाव को लेकर बलरामपुर पचपेवड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए। भोपाल लौटने के बाद उन्होंने कहा कि आज के समय में भगवान राम जब मुस्कुरा रहे हैं, अगली बार यमुना जी के किनारे कन्हैया मुस्कुराएंगे। भगवान राम के धाम अयोध्या जाने का मौका मिला। भगवान का मंदिर देख करके और भगवान के धाम में वो बाल स्वरूप की प्रतिमा देख के ऐसा लगता है कि देखते ही रहो, देखते ही रहो। अब जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो हम सब कामना करेंगे अगली बार यमुना जी के किनारे कृष्ण कन्हैया मुस्कुराए, ये परमात्मा मौका दे। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले प्रसिद्ध कथावाचक देवीनंदन ठाकुर ने फिर एक बड़ा बयान दिया। देवीनंदन ठाकुर ने हिंदुओं को 5-5 बच्चे पैदा करने की अपनी सलाह को जायज बताया। उन्होंने कहा कि अगर 5 बच्चे पैदा होंगे तो काम करने के लिए भी 5-5 हाथ होंगे। देवीनंदन ठाकुर ने कहा कि मानवता तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक बने रहेंगे। IBC 24 से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। भारत की सनातन संस्कृति को अनेकानेक असंख्य साधु संतों ऋषि मुनियों ने पुष्पित पल्लवित किया है और इनमें कई धर्माचार्य ऐसे रहे हैं जिन्होंने बड़ी मुखरता से अपनी बात रखते हुए समाज को दिशा भी दिलाई है और सामाजिक आंदोलनों को जन्म भी दिया है। अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखने वाले ऐसे ही सुनाम धन्य कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका IBC 24 पर बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। संस्कारधानी आप आए हुए हैं और एक सनातन धर्म रक्षा यात्राएं भी आपकी ओर से निकाली जा रही हैं। ये कहा जाता है कि सनातन वही है जिसका ना आदि है ना अंत है, तो आखिर ये रक्षा यात्रा निकालने का क्या? देखिए क्या होता है, रक्षा यात्रा का मतलब है
सनातन आदि मध्य अंत नित्य नित्य का वेद पुकारे, ये सनातन है। जो बात कही कि बड़ी बेबाकी से आप अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने वाला जो आपकी सलाह थी उसको लेकर भी चर्चित हैं, लेकिन इस बार हाल ही में जो रिपोर्ट आई है आर्थिक आधार पर जनसंख्या को लेकर, उसके मद्देनज़र इस सलाह को किस तरह से आप आगे? 5 बच्चे आपका अभी जो कहानी आई आप हम सब देख रहे हैं, हिंदू 8% कम हो गया, कम हुआ आज़ादी के बाद, जबकि हमें तो बढ़ना चाहिए। हम पाकिस्तान में भी कम हुए, हम हिंदुस्तान में भी कम हो रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं और वो हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ जाएं? हमें कौन उठेगा? हम कहाँ जाएंगे? इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन ठाकुर जी से, प्रसिद्ध कथावाचक जबलपुर आए हुए हैं। जबलपुर में उनकी ओर से भागवत कथा का पाठ किया जाएगा और बड़ी बेबाकी से इन तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत को करते हुए, अपने मुद्दों को, अपनी बातचीत को, अपने जवाबों को यहाँ पर रख रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव में भागीदारी निभाने के लिए आभार जताया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विदिशा को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाने की बात कही। कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप भानु शर्मा की ओर से धनबल के दुरुपयोग और फर्जी मतदान के आरोप लगाने पर उन्होंने कहा कि बहनों ने धन और जनता से बल दिया है। रही बात मतदान की, तो मतदाता का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि वोट उन्होंने ही डाले हैं। शिवराज ने कहा कि कार्य योजना तैयार कर क्षेत्र का विकास किया जाएगा। रायसेन जिले के पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष और विदिशा निवासी जयप्रकाश किरार के घर पहुंचे। शिवराज ने जयप्रकाश के शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन परिवारों में भी गया जहां हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता दिवंगत हो गए। शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन पात्र भाई बहनों को बिना किसी कठिनाई के हो, इसकी कोशिश करेंगे और जनता के साथ मिलकर कई मामलों में विदिशा कैसे अग्रणी बने उसका प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब बीजेपी नगरीय निकाय की तैयारी में जुट गई है। पार्टी संगठन की ओर से तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच भाजपा के कुछ दिग्गज नेता रायपुर दक्षिण के साथ साथ महापौर के लिए संभावनाओं की तलाश में जुटे। इनमें प्रमुख रूप से प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रायपुर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, वरिष्ठ पार्षद मृत्युंजय दुबे का नाम सामने आ रहा। सांसद सुनील सोनी को भी इसका एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। संजय श्रीवास्तव, सुनील सोनी फिलहाल बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने पर खाली होने वाली दक्षिण सीट पर दावेदारी कर सकते हैं। उपचुनाव में मौका नहीं मिलने पर महापौर के लिए उनकी दावेदारी पुख्ता हो जाएगी। इस बीच डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि लोकसभा चुनाव निपटने के बाद पार्टी नगर निगम चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेगी। सरकार ने इसकी प्लानिंग कर ली है। इधर पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि आने वाले शहरी चुनाव और पंचायत चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। इसे लेकर अभी कोई बातचीत प्रारंभ नहीं हुई है और बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद इस पर निर्णय करेंगे। सभी एंगल पर विचार करके इस पर निर्णय लेंगे और निश्चित रूप से सरकार नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयार है। 3-4 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है उसको प्रदेश की जनता ने देख लिया है, शहर की जनता ने देख लिया है। आज शहर में जितनी समस्याएं हैं उतनी समस्याएं पहले कभी नहीं रही है और आने वाले शहरी चुनाव में और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी। सीहोर से बड़ी खबर है, जहां सलकनपुर के पास दुकानों में आग लग गई है। सलकनपुर सीडी मार्ग पर दुकानों में आग लगी है। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। तो ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आप देखिए, सीहोर से ये बड़ी खबर है जहां पर सलकनपुर के पास दुकानों में भीषण आग लग गई। सीडी मार्ग पर दुकानों में यहां पर आग लगी है। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है।
रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस बार विशेष होने वाली है। पुरानी बस्ती के टूरी हाटरी में भगवान जगन्नाथ का पौराणिक मंदिर है। यहाँ 40 साल बाद भगवान का नया रथ बनाया जा रहा है। सरई और नीम की लकड़ी से बनाया जा रहे नए रथ में स्टीयरिंग और ब्रेक भी होगा। खास बात यह कि इस रथ को बनाने की जिम्मेदारी एक मुस्लिम कारीगर हबीब खान को मिली है। उनसे बात की हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्टीयरिंग वाले रथ का निर्माण हो रहा है। इस वक्त हम रायपुर के टूरी हथरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा मौका है जब स्टीयरिंग वाले रथ पे भगवान जगन्नाथ सवार होंगे और इस रथ की खासियत ये है कि इसमें ब्रेक भी है, साथ ही इस रथ में सीढ़ियाँ भी इस बार जो है वो लगाई गई है। रथ के जो कारीगर हैं जो निर्माण कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि इस बार रथ के निर्माण में कितनी मेहनत लगेगी और कब से आप तैयार कर रहे हैं, कितना समय लगेगा बनने में? जी करीब 28 दिन करीब हो गया है रथ का कार्य चलते हुए। अभी हफ्ता 15 दिन इसमें और लगेगा अंतिम स्वरूप के लिए। कितनी तैयारी है और कब तक इस रथ को बनाकर आप दे देंगे और भगवान जगन्नाथ इसमें जो सवार होंगे तो किस तरह से यहाँ पर और भी फैसिलिटी इस रथ में है, थोड़ा सा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। जी इसमें सीढ़ी की सुविधा है, स्टीयरिंग की सुविधा है और ब्रेक लगाया गया इसमें, जिससे दुर्घटना से बचा जा सकता है। और अभी इसमें ऊपर में रेलिंग लगेगा चारों साइड और ऊपर मंदिर का काम अभी बाकी है इसमें। बिल्कुल आप देखेंगे कि ये बड़ा ही अद्भुत रथ जो है वो इस बार तैयार किया गया है और ये जो रथ है वो काफ़ी जो है अलग ढंग से तैयार किया जा रहा है। इसमें स्टीयरिंग लगाया गया है, ब्रेक भी इसमें लगाया गया है और जो इसका फाइनल रूप है वो अभी देखना बाकी है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। युवा पीढ़ी को रंगमंच से जोड़ने के लिए संस्कार भारती छत्तीसगढ़ की ओर से रंग संस्कार महोत्सव का आयोजन होने जा रहा। महोत्सव 17 मई से 19 मई तक रायपुर के महाराष्ट्र मंडल स्थित भवन में होगा। रंगकर्मी अशोक चंद्राकर की स्मृति में 3 दिनों तक अलग अलग विषयों पर नाटकों का मंचन होगा। पहले दिन शुभारंभ के अवसर पर नाटक आदि गाथा और इंद्रधनु का मंचन किया गया। इसी तरह 18 मई को बहादुर बेटी अपने हिस्से का स्वर्ग और कलंकार नाटक का मंचन किया जाएगा। समारोह के अंतिम दिन यानी 19 मई को अंधेर नगरी चौपट राजा और मी अहल्या बोलते का यहां पर मंचन होगा। बाल नाट्य है तो बच्चों को भी रंगकर्म से जोड़ने का प्रयत्न है और जो नाटक भी चुने गए हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं विचार प्रबोधन है, समाज को कोई ना कोई संदेश है। ये आज पहला दिन है इस नाटक का। ये 3 दिवसीय है, आज कल और परसों शुक्रवार शनिवार रविवार ऐसा 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ये प्रतिदिन नाटक शाम को 7 बजे होंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।